हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और आगे भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज द वर्ड डिबेंचर मीन्स। डिबेंचर का मतलब बताना है, तो डिबेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र या फिर उधार पत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोन सर्टिफिकेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स फील्ड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनको ये चीज़ पता होगी। ये एक बैंकिंग से रिलेटेड वर्ड है डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब लोन सर्टिफिकेट, ऋण पत्र या फिर उधार पत्र। नंबर 2 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू रीमिस। रीमिस का अपोजिट मीनिंग बताना है, तो सबसे पहले रीमिस का मतलब क्या है। रीमिस का मतलब है बेपरवाह या फिर असावधान, यानी कि आप किसी पर्सन को एक काम दे रहे हैं, एक उसको ड्यूटी दी है आपने, तो वो अगर बेपरवाह है उस ड्यूटी को लेकर, जो है वो बिल्कुल भी उस पर जो अटेंशन उसको पे नहीं कर रहा, असावधान है, तो उसको बोलते हैं रीमिस। अब इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ड्यूटीफुल, यानी ऑप्शन नंबर सी। ड्यूटीफुल का मतलब क्या है? आप इसको कोई ड्यूटी दे रहे हैं, आप इसको कोई काम दे रहे हैं, तो ये उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन उसको पे करेगा। क्लियर? यानी एक तरीके से बोलेंगे कर्तव्य परायण। ठीक है, जो भी इसका कर्तव्य है, जो भी इसको करना चाहिए, उसको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। क्लियर? तो रीमिस का अपोजिट क्या हो गया? ड्यूटीफुल। इसके बाद नंबर 3 है द वर्ड एलाई मीन्स। एले का मतलब है मित्र यानी फ्रेंड या फिर साथी, तो इसको हम बोलेंगे एक्म्प्लिस, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एले का मतलब क्या है? फ्रेंड, मित्र या फिर साथी। इसके बाद डायरेक्शन 4 to 5 है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स और सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी एक इंसान जो कि अपना पैसा बर्बाद करता है, वेस्ट करता है, किस चीज़ पर? लग्जरी पर। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा वेगेंट, यानी कि फिजूल खर्च जो करता है या फिर पैसे उड़ाने वाला, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। इसके बाद नंबर 5 वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि जो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को जानता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट, यानी ऑप्शन नंबर डी। पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है मैनी या फिर मल्टीपल, और ग्लॉट यहाँ से आएगा लैंग्वेज, तो जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। उसी तरीके से पॉलीगैमी, तो पॉली का मतलब है मल्टीपल और गैमी का बना है आपका, गैमी का मतलब क्या है? गैमी का मतलब है मैरिज, तो काफ़ी ज़्यादा मैरिज, यानी कि एक समय पर जो बहुत सारी मैरिज कर लेता है, शादियां कर लेता है, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। नंबर 6 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट है, विलन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, VILLAIN, विलन। विलेन का मतलब क्या होता है? खलनायक। इसके बाद नंबर 7 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो स्पेलिंग टेस्ट है ये भी बेसिकली, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। एक मैंने आपके लिए बता दिया और ये आप मुझे बताने वाले हैं। नंबर 8 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंसेस दे सेड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम यहाँ एक बहुत ही लंबे समय के लिए रह चुके हैं। क्लियर? ये आपका सेंटेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको इसकी बनानी है, तो इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? देखिए, दे सेड आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि सभी ऑप्शंस में आपका दे सेड एज इट इज है। इसके बाद में क्या आएगा? जो आपका कोमा इन इन्वर्टेड कोमा है, इसकी जगह पर आएगा दैट। क्लियर? दैट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अदर ऑप्शंस में दैट नहीं लिखा हुआ। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? दे सेड दैट दे हैड, यहाँ पर हैव था, तो जब टेंस चेंज होगी तो हैड आ जाएगा। दे हैड लिव्ड, अब हेयर का क्या बन जाएगा? देयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। हैव का हैड बन गया, हेयर का देयर बन गया। क्लियर? इसके बाद नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज अ क्लोज शेव मीन। तो क्लोज शेव का मतलब क्या है? क्लोज शेव का मतलब देखिए, जब भी आप क्लोज शेव करते हैं तो वहां पर एक डर होता है, क्लियर, कि कट ना जाए। ठीक है, कट होने का वहां पर एक डर होता है। तो
क्लोज शेव का मतलब है अ नैरो एस्केप, यानी कि बाल बाल बचना। कोई मुसीबत है, कोई आपके ऊपर जो है ट्रेजेडी है, तो उससे आप बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही बाल बाल बचे हैं, तो उसको बोलते हैं अ क्लोज शेव। क्लियर। इसके बाद नंबर 10 है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, शी प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जूनियर, सीनियर, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इनके साथ में कभी भी देन नहीं आता, टू आता है। तो उसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट लगता है प्रीफर्स के साथ में। प्रीफर के साथ में भी कभी भी देन नहीं आएगा, प्रीफर के साथ भी आता है टू। तो यहाँ पर आपका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 11 है देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफर्ड टू अस, यानी कि कोई दूसरा ऑप्शन हमें ऑफर नहीं किया गया, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। बट अगर आप देखें अल्टरनेट, तो या तो होना चाहिए था अल्टरनेटिव या फिर होना चाहिए था अल्टरनेट ऑप्शन। क्लियर, तो उस तरह का कोई भी यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नहीं मिला, यहाँ पर आपको मिला है चॉइस। तो चॉइस यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, देयर इज़ नो चॉइस ऑफर्ड टू अस। क्लियर, यानी हमारे लिए कोई भी जो चॉइस है वो ऑफर नहीं की गई। इसके बाद डायरेक्शन 12 to 15 है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिलर्स हैं आपके। नंबर 12 इज मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, राज एट ऑल ऑफ देम, यानी कि माँ ने 20 बिस्किट बनाए, ठीक है, राज ने वो सभी खा लिए। देयरफॉर मदर कॉल्ड हिम आ, तो इसलिए माँ उसको क्या कहती है? अब देखिए, जो इंसान ज़्यादा खाता है, यहाँ पर सेंस क्या देना चाह रहा है कि ये जो राज है ये काफ़ी ज़्यादा खाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, जो ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन, पेटू। उसी तरीके से अगर गोडर देखा जाए तो गोडर का मतलब क्या है? भड़काने वाला। तो भड़काने वाला का सेंस यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या आएगा? ग्लूटन आएगा, पेटू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 13 है वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो आपने ये सेंटेंस काफ़ी बार पढ़ा होगा और आपने देखा है कि यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है शुड, ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। बट अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर शुड का आपको ऑप्शन नहीं मिला। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ought to लिखा हुआ है, ought to का मतलब होता है शुड। क्लियर, यानी ought to लगाइए या फिर शुड लगाइए, बात एक ही है। तो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ought to। वी ought to respect our parents and teachers। अगर यहाँ पर शुड ऑप्शन में होता तो आप शुड टिक कर देते, बट ought to मिला है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नंबर 14 है आर मंथली एक्सपेंडिचर डैश बाई 500 रुपीज़ वैन वी डिसाइडेड टू बाई मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन। तो यहाँ पर देखिए सभी जो ऑप्शंस हैं वो सभी बढ़ने को लेकर हैं, ठीक है, लिफ्टेड, ग्रू, गोट या शॉर्ट, तो सभी चीज़ बढ़ने के लिए हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो महीने का जो खर्च है वो 500 रुपये से बढ़ गया जब हमने डिसाइड किया मिल्कमैन से दूध खरीदने का, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि अब हम मिल्कमैन से दूध खरीदेंगे, दूधिया से दूध खरीदेंगे, तो आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 500 रुपये बढ़ गया। तो देखिए अचानक से बढ़ गया, ठीक है, अचानक से बढ़ने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? शॉर्ट अप यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर शॉर्ट अप आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ लिफ्टेड अप, तो लिफ्ट अप का मतलब होता है ऊपर उठाना, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आ सकता। उसके बाद ग्रू अप, तो ये बना है ग्रो अप से, जिसका मतलब है उम्र या फिर कद में बढ़ना, ठीक है, या तो आपकी एज बढ़े या फिर आपकी हाइट बढ़े, तो उसको बोलते हैं ग्रो अप, तो वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा। उसके बाद आता है गोटअप। गोटअप बना है गेटअप से, जिसका मतलब है सोकर उठना। तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन का कोई भी सेंस नहीं आ रहा एक्सेप्ट शॉर्ट अप, ठीक है। शॉर्ट अप से आपका सेंस निकलता है कि हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो अचानक से बढ़ गया 500 रुपये। क्लियर, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 15 है लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। तो कुछ समय के लिए हम पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं या पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया शेड ऑफ अ ट्री, यानी पेड़ की छांव में, तो इसलिए आपने इन का यूज़ किया। अगर यहाँ पर सिर्फ ट्री होता तो आप बोलते बिनीथ। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिए, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद डायरेक्शन 16 to 17 है
मेक द पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। ठीक है, तो तुम जो टाइम है उसको वेस्ट क्यों करते हो, ये सेंटेंस है। अब आपको इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए सभी जो सेंटेंसेस है वो वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी कि जो सेंटेंस है, जो आपका पैसिव सेंटेंस है वो वाई से स्टार्ट होगा। बट यहाँ पर आपका आया है डू। तो डू का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस। और आप जानते हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में टेंस चेंज नहीं होती। क्लियर, तो अगर आपका सेंटेंस जो एक्टिव में है वो प्रेजेंट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में होगा। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इज आएगा। क्लियर, इज आएगा, हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो आपका पैसिव भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीन या बीइंग का कोई भी केस नहीं है। क्लियर, ना तो बीन आएगा ना बीइंग आएगा, क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आपका जो पैसिव है वो भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, व्हाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। यानी कि तुम्हारे द्वारा समय वेस्ट क्यों किया जा रहा है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर 17 है, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। तो यानी लोगों ने उसे मेयर चुना था मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्टेड आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है हिम। जब आप पैसिव बनाएंगे तो हिम आपका सब्जेक्ट बनेगा और किस तरीके से, तो आएगा ही। तो यानी कि या तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है या फिर डी। अब आप अगर सेंटेंस देखें तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पैसिव भी किस में बनेगी, पास्ट टेंस में। यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस तरीके से अगर आप रीजनिंग के थ्रू करते हैं तो आपको इवन जो ऑप्शंस हैं उनको कंप्लीट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद नंबर 18 है, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। एंड वर्ड आपका है बॉडी। तो बॉडी एक वर्ड दिया गया है और इसका एडजेक्टिव आपको बनाना है। बॉडी का मतलब क्या होता है, शरीर। और जब आप इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बॉडीली, यानी शारीरिक। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं बॉडीली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे एक्टिव हूँ, बॉडीली, यानी शारीरिक रूप से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ। कैसे, शारीरिक रूप से। कैसे का जवाब मिला, यानी एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बॉडीली। बॉडी का मतलब शरीर, बॉडीली का मतलब शारीरिक। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी यूएस इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं चाहता है। क्लियर, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है वो है द यूएस, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपका जो वर्ब आनी चाहिए वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपने डोंट वांट करा है इसकी जगह क्या हो जाएगा, डजंट वांट। ठीक है, सिंगुलर के साथ आप जानते हैं डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है। तो क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो आपकी जो वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। यानी बी पार्ट में एरर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, डोंट की जगह डजंट आएगा। इसके बाद नंबर 20, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। क्लियर, तो यानी कि टीचर और बच्चे, टीचर साथ ही साथ बच्चे कहाँ पर गए हुए हैं, एक्सकर्जन, यानी कि सैर पर गए हुए हैं। आप बोल सकते हैं पिकनिक पर गए हुए हैं। कहाँ पर, ऊटी, ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में। क्लियर, ऊटी गए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है। तो देखिए एक आपका नाउन आ रहा है द टीचर, दूसरा आ रहा है द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपकी ये जो वर्ब आ रही है हैव, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में कि अगर दो नाउन एज वेल एज से जुड़ती हैं तो वहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी वो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या फिर कहिए फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नाउन फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। यानी यहाँ पर आपका हैव जो है ये गलत है, हैव की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्लियर, यानी बी पार्ट में एरर है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।
सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।